हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो है अष्टमी का त्योहार है आज, तो आप सभी को अष्टमी की बहुत-बहुत बधाइयाँ और माता रानी आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाए रखे और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी आपके ड्रीम जॉब के अंदर हो जाए। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि हम जो है वो कुछ नर्सिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, कोई भी नर्सिंग का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आरआरबी के अंदर ही पूछा जाएगा। आने वाली सारी एग्जाम्स के अंदर वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हम जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करवा रहे हैं, वो एकदम बेसिक से क्वेश्चन आंसर्स करवा रहे हैं। थोड़ा ट्रिकी भी होते हैं और थोड़े समझने वाले भी होते हैं कि किस क्वेश्चन को किस मायने से समझना होता है। ठीक है? तो उन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करें। हर चीज का सॉल्यूशन आपके मिल जाएगा। आगे क्लासेस में तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हम किसी भी तरह का टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहते हैं, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न इन टू इट्स नॉर्मल साइज इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फेलियर मतलब कि यूट्रस का फेल हो जाना अपनी नॉर्मल साइज में आने तक क्या कहलाता है? इन्वॉल्यूशन कहलाता है, प्रोट्रूजन कहलाता है, सब इन्वॉल्यूशन कहलाता है या रिट्रैक्शन कहलाता है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ, कुछ चीजें इसके बारे में जो कि बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये क्या है कि सर फेलियर ऑफ यूट्रस रिटर्न टू द नॉर्मल साइज की नॉर्मल साइज में क्यों आएगा? नॉर्मल साइज में क्यों आएगा? देखो, क्या होता है कि जब कोई फीमेल होती है, प्रेगनेंसी होती है, जब फीमेल की एक प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के अंदर देखो नॉर्मल साइज क्या होती है यूट्रस की। अगर मैं यूट्रस की नॉर्मल साइज की बात करता हूं कि सर नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो नॉर्मल साइज होती है वो कितनी होती है कि सर 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। ये सभी को पता है कि सर लंबाई चौड़ाई मोटाई सब ये सभी को पता है कि सर बहुत बढ़िया। जब क्या होता है कि एक वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी कंसीव करती है या फिर किसी चाइल्ड को कंसीव करती है, प्रेगनेंसी जब होती है तो ये साइज क्या इतनी रहती है क्या? आपको दिखाई देता होगा एक बड़ा सा पेट निकल जाता है एक फीमेल का, एक बड़ा सा पेट निकल जाता है, आप सभी को पता है। तो जब बड़ा सा पेट निकलेगा तो यूट्रस की साइज भी कैसी होगी सर? इंक्रीज हो जाएगी। तो यूट्रस की साइज कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब ये इंक्रीज का मतलब ये नहीं है, ये तो क्या है वेरी करती है। मैक्सिमम कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, 20 वीक्स पे कितनी होगी, 30 पे कितनी होगी। धीरे धीरे पेट बड़ा होता है नहीं होता है कि सर? बिल्कुल होता है। तो यूट्रस की साइज धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। जब एक फीमेल क्या करती है, एक बच्चे को जन्म दे देती है, मतलब कि प्रेगनेंसी की डिलीवर हो जाता है, बच्चे का डिलीवर हो जाता है, तो उस यूट्रस को वापस अपनी साइज के अंदर आना होता है। उस यूट्रस को वापस से अपनी साइज के अंदर ही आना होता है, क्योंकि इस यूट्रस के अंदर ही कैपेसिटी होती है, स्ट्रेचेबल कैपेसिटी, फ्लेक्सिबल होता है वो, कितना भी उसको खींच लो। ठीक है? तो उसको अपनी साइज के अंदर आना होता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पहली बात, अगर वो अपनी साइज के अंदर आ जाता है तो उसको कहते हैं इनवॉल्यूशन। उसको कहते हैं इनवॉल्यूशन। अगर वो अपनी साइज के अंदर आ गया है तो उसको कहेंगे इनवॉल्यूशन। क्या कहेंगे मेरे प्यारे लाल लालियों? प्यारे लाल लालियों क्या कहेंगे? इनवॉल्यूशन कहेंगे। अगर वो अपनी यूट्रस अगर सपोज दैट कि फेल हो गया, अपनी यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में नहीं आ पाया। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि अगर वो अपनी नॉर्मल साइज के अंदर नहीं आ पा रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सब इन्वॉल्यूशन। क्या कहेंगे? सब इन्वॉल्यूशन कहेंगे। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं
कि एक महिला जो है प्रेगनेंसी कंसीव करती है, बच्चे को जन्म दे देती है, उसके बाद यूट्रस को अपनी साइज के अंदर आना होता है, और अगर आ जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं इन्वॉल्यूशन, अगर नहीं आ पाता है तो उसको कहते हैं सब इन्वॉल्यूशन। आ गई बात समझ में या नहीं आई? बेटा बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या कहेंगे? सब इन्वॉल्यूशन कहेंगे। सब इन्वॉल्यूशन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इनपरफेक्टो, इम ऐसे लिखेंगे, इम परफेक्ट, इम्परफेक्ट सब इन्वॉल्यूशन या इनपरफेक्ट इन्वॉल्यूशन, क्या कहेंगे? इनपरफेक्ट इन्वॉल्यूशन कहेंगे, इसका दूसरा नाम है। आ गई मेरी बात समझ में? किसी को कोई इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है? देखो क्वेश्चन के अंदर भी क्या पूछा गया है कि फेलियर ऑफ यूट्रस रिटर्न टू द नॉर्मल साइज, कि नॉर्मल साइज के अंदर आना मतलब नहीं आ पाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या आंसर दिया है आपने कि भैया सब इन्वॉल्यूशन कहेंगे। और दूसरा नाम क्या होता है? इम्परफेक्ट इन्वॉल्यूशन होता है। क्या होता है? इम्परफेक्ट इन्वॉल्यूशन होता है। इन्वॉल्यूशन का आपको पता है कि अगर आ गया तो इन्वॉल्यूशन कहेंगे, लेकिन नहीं आ पा रहा है। प्रोट्रूजन का मतलब होता है प्रोट्रूस हो जाना, अपनी जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, क्या कहलाता है? प्रोट्रूजन कहलाता है। रिट्रैक्शन का मतलब खिंच जाना, रिट्रैक्शन का भी कोई रोल यहाँ पे नहीं बताया गया है। बहुत बढ़िया, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज पॉसिबल विद इन एपिजियोटमी, कि एपिजियोटमी के साथ साथ क्या कंडीशन हो सकती है, उसके बारे में क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। एपिजियोटमी का मतलब आप सभी को पता होगा, आई होप। क्या आप सभी को एपिजियोटमी के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। चलिए एपिजियोटमी की बात करते हैं सबसे पहले कि भैया एपिजियोटमी क्या होती है। सर हमें तो यही नहीं पता। काफी बच्चे फ्रेशर होंगे, काफी बच्चे फ्रेशर भी होंगे, काफी बच्चों ने अभी जस्ट पास आउट करी होगी, तो उनको पता नहीं होगा कि सर एपिजियोटमी क्या होती है। उनको नहीं पता होगा कि सर एपिजियोटमी क्या होती है। देखो सबसे पहली बात, एपिजियोटमी क्या है और क्यों करते हैं, सबसे पहली बात समझना। देखो बच्चा जो होता है वो बड़ा साइज का होता है, और जो हमारी वजाइना होती है, देखो एपिजियोटमी हम कब करते हैं? जब वजाइनल डिलीवरी होती है। वजाइनल डिलीवरी के केस में हम क्या करते हैं? एपिजियोटमी करते हैं। वजाइनल डिलीवरी जब भी होती है तो हम क्या करते हैं? एपिजियोटमी करते हैं। अब जब बच्चे का सर इतना बड़ा होता है, या हम कह सकते हैं बच्चा बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बच्चा बड़ा होता है, उस वजाइना से वो निकल नहीं पाता है, उस वजाइना से वो निकल नहीं पाता है, फंस जाता है, तो वहां पे एक कट लगाया जाता है वजाइना के ऊपर। वजाइना के ऊपर एक कट लगाया जाता है, और उस कट से उसकी वाइड क्या हो जाती है? वजाइना जो होती है उससे वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर क्यों क्यों लगाते हैं? क्योंकि बच्चे का जो सर है वो बाहर इजीली आ जाए, बच्चे की डिलीवरी बाहर इजीली हो जाए, इसीलिए हम एपिजियोटमी लगा ऐसी एपिजियोटमी करते हैं। देखो ये हमारी क्या है? वजाइनल कैनाल है, ठीक है। ये हमारा रेक्टम वाला एरिया है, समझेंगे ध्यान से। ये हमारी वजाइनल कैनाल है, ये हमारा रेक्टम है, ठीक है, रेक्टल होल है, या फिर हम कह सकते हैं रेक्टम वाला एरिया है। अब जो वजाइना और रेक्ट के बीच में जो स्पेस है, यानी कि ये वाला स्पेस, ये खाली होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पेरिनियल पैड कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं खाली स्पेस होता है। क्या होता है? खाली स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्चेट, इसको बोलते हैं फॉर्चेट। अगर आपने एनाटॉमी के बारे में नहीं पढ़ा है वजाइनल, तो आपको इसके बारे में जरूर पढ़ना है, क्योंकि एपिजियोटमी जो है एक एनाटॉमिकल प्रोसेस है, एनाटॉमी के हिसाब से ही इसको किया जाता है, बहुत ध्यान में रख के किया जाता है। तो आप जाके जरूर से जरूर देखें, मैंने ओबीजी के सारे लेक्चर्स करवा रखे हैं, पूरी की पूरी ओबीजी मैंने कंप्लीट यूट्यूब पे करवा रखी है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर ओबीजी का सेक्शन है, वहां पे जाके देखें, पूरी एनाटॉमी, पूरी फिजियोलॉजी, सारी चीजें करवा रखी हैं, आपको इजीली वहां पे समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि वेजाइना और रेक्टम के बीच में एक क्या होता है? एक क्या होता है? खाली स्पेस होता है, जहां पे हमें कट लगाना होता है। देखो मैं रेड पेन से कट लगाने जाता हूं कि यहाँ पे हमने क्या किया कि जब भी वेजाइनल डिलीवरी हो रही है, बच्चे का सर बाहर आ रहा है,
तो हम यहाँ से फॉरचैट से लेंगे। फॉरचैट से हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे। फॉरचैट से हम एक कट लगाते हैं और कट को कहाँ ले जाते हैं, रेक्टम की तरफ ले जाके आउटसाइड कर देते हैं। रेक्टम की तरफ ले जाके आउटसाइड कर देते हैं। अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये कट कहाँ पहुंच जाएगा, रेक्टम के अंदर जाकर मिल जाएगा। और ये एक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होती है। एक प्रकार की क्या होती है बच्चों, कॉम्प्लिकेशन होती है। आ गई बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ा कि एपिजोटमी क्या होती है, एक इंसिजन मेड किया जाता है। अगर मैं आपको परिभाषा की बात करता हूं कि सर इसकी परिभाषा क्या होगी, अगर मैं आपसे इसकी परिभाषा की बात करता हूं कि सर एपिजोटमी की परिभाषा की बात करते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी मेरे प्यारे लाल लालियों, इसकी परिभाषा क्या होने वाली है? देखो, एपिजोटमी लिख लेना अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो, एपिजोटमी इज एन मेड इंसिजन, या फिर हम कह सकते हैं कट या मेड इंसिजन ऑन पेरिनियल एरिया। कहां पे, पेरिनियल एरिया पे एक इंसिजन मेड करना फॉर इजीली डिलीवरी, इजीली डिलीवर ऑफ बेबी या चाइल्ड, कि भैया बच्चे को इजीली बाहर निकालने के लिए कट जो लगाते हैं उसको बोलते हैं एपिजोटमी। एपिजियोटमी की अगर मैं और बातें आपसे करता हूं कि एपिजियोटमी की मोस्ट कॉमन एपिजियोटमी कौन सी होती है, सबसे ज्यादा लगाए जाने वाली मोस्ट कॉमन, अगर मोस्ट कॉमन की बात करते हैं तो कौन सी होती है, मीडियो लेटरल एपिजियोटमी। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी के अंदर भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के। तो मोस्ट कॉमन एपिजोटमी कौन सी होती है, मीडियो लेटरल होती है। होती बहुत सारी है, 4-5 तरह की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लगाई जाती है, मतलब मैं कहता हूं कि 100 में से 100 वुमेन्स को कम से कम कौन सी लगाई जाती है, कौन सी लगाई जाती है, तो आपको बताना है मीडियो लेटरल एपिजोटमी करी जाती है। और कितने एमएम का या कितने सेंटीमीटर का इसके अंदर कट मेड किया जाता है बच्चों, अगर मैं आपसे करूं कि इसके अंदर 2.5 सेंटीमीटर का लॉन्ग कट लगाया जाता है, 2.5 सेंटीमीटर का लॉन्ग कट लगाया जाता है। मीडियोलेटर कौन सी होती है, देखो मैंने जो रेड कलर के अंदर यहाँ पे बनाया है, देखो मैंने जो रेड कलर के अंदर यहाँ पे बनाया है, ये रेक्टल एरिया है। देखो मीडियम का मतलब होता है कि फॉरचेट्स की मिड लाइन से लेना है, यहां से हमने लिया, और लेटरल मतलब कि आउटसाइड हमने कर दिया, इसको बोलते हैं मीडियोलेटरल, इसको बोलते हैं मीडियोलेटरल। आगे बात समझ में? एक और होती है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। दूसरी टाइप की होती है, सबसे पहली तो ये होती है, नंबर दूसरी होती है जे शेप्ड। जे शेप्ड होती है, अगर कोई पूछ ले तो आपको बता देना है। एक होती है मीडियन, कि सर आपने मीडियन कट लगा दिया छोड़ दिया, ठीक है। एक होती है मीडियन, और एक होती है जे शेप्ड, और एक होती है लेटरल। तो ये सारी जो है, ये तीनों की तीनों कम यूज होती हैं। कौन सी सबसे ज्यादा यूज होती है, कि सर मीडियो लेटरल सबसे ज्यादा यूज करी जाती है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए, अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन और पूछना है, आंसर देंगे उसका सभी लोग, कि अगर मैं क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल एंड एपिजियोटमी, कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और एक कौन से होते हैं, लेट या रिमोट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सबसे पहली बात करेंगे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस की। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन और रिमोट कॉम्प्लिकेशन या लेट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है,
रिमोट या लेट कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूं, सबसे पहले इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस की बात करता हूं। सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशंस आपका देखा जाएगा एपिजोटमी का, अगर सपोज दैट अगर आपने जो कट लगाया है गलती से आपसे कट कहां तक पहुंच गया, रेक्टम तक पहुंच गया, तो उसको क्या कहेंगे, रेक्टल परफोरेशन, या फिर हम कह सकते हैं इंसिजन टू इन्वॉल्व रेक्टम, इंसिजन टू इन्वॉल्व रेक्टम एरिया, कि वो रेक्टम को इन्वॉल्व कर सकता है। अगर आपकी एक गलती से चीरा ज्यादा लग सकता है, इसीलिए आपको बहुत सावधानी से चीरा लगाना होता है, क्योंकि आपके हाथ में एक सर्जिकल ब्लेड होती है। सर्जिकल ब्लेड में इतनी धार होती है कि वो तुरंत फाड़ सकती है, किसी भी चीज को तुरंत काट सकती है। तो अपना हाथ रोकते हुए उसको लगाना है। दूसरी बात कर सकते हैं कि बल्बल हेमेटोमा हो सकता है। बल्बल हेमेटोमा का मतलब क्या है बच्चों, कि वहां पे रक्त का थक्का बन सकता है, रक्त जमा हो सकता है, उस कंडीशन को कहते हैं बल्बल हेमेटोमा। बल्बल हेमेटोमा एक डेंजरस कंडीशन होती है, इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। स्केलेटन नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में जाओगे, ओबीजी की क्लासेस पूरी पड़ी हुई हैं, उनमें से एक लेक्चर है बल्बल हेमेटोमा का। बहुत बार क्वेश्चन नॉर्थ सेट के अंदर पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं कि तुरंत के तुरंत इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपने इन अनस्टेराइल तरीके से किया है। वुंड का डेहिसेंस हो सकता है। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, डेहिसेंस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डेहिसेंस का मतलब होता है कि वुंड का रप्चर हो जाता है। अगर सपोज दैट आपने बहुत ज्यादा कट लगा दिया है, लॉन्ग कट लगा दिया, तो लॉन्ग टांके आएंगे, और लॉन्ग टांके जितना बड़ा घाव होगा उतने ही चांसेस होते हैं टांके खुलने के, उसी को कहते हैं वुंड डेहिसेंस। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, लेट कॉम्प्लिकेशंस या रिमोट कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात होती है डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया का मतलब होता है जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे तो आपको पेन देखने को मिलेगा, उस कंडीशन को कहते हैं डिस्पेरियूनिया। लिख लेंगे यहाँ पे, इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्पेरियूनिया का मतलब क्या है, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको देखना है। ठीक है भैया, और कौन कौन सी हो सकती हैं, पेरिनियल लेसरेशन के चांसेस हो सकते हैं क्या, पेरिनियल, भैया पेरिनियल लेसरेशन मतलब कि रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं कि सर बिल्कुल हो सकते हैं। और कौन कौन सी, कि स्कार फॉर्मेशन, स्कार एंडो मेट्रोइडसिस, एंडोमेट्रोसिस पे स्कार फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये तो नॉर्मल बात होती है। आगे बात समझ में, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपसे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछे तो आपको बता देना है, लेट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछे तो भी आपको बता देना है। मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर समझें क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज पॉसिबल विद एन एपिजियोटमी। अब आपको ना ही इसके अंदर लेट दिया गया है, ना ही इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, इमीडिएट दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चों, इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन को ढूंढना है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन को ढूंढना है। क्या ब्लड लॉस कॉम्प्लिकेशन के अंदर होता है, कि सर नहीं होता है, क्योंकि ये तो कॉमन बात होती है, डिलीवरी हो रही है तो ब्लड लॉस तो होना ही होना है। यूटेराइन डिसफिगरमेंट, कि भैया यूट्रस का डिसफिगरमेंट हो जाएगा, कि जिस फिगर में है वो उसका डिसफिगरमेंट हो जाएगा, कि सर ऐसा भी नहीं होता, यूट्रस का कोई मामला ही नहीं है यहाँ पे। तो प्रोलॉन्ग्ड डिस्पेरियूनिया, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबे समय तक सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाना। क्या कर पाते हो तो डिस्पेरियूनिया देखने को मिलता है, कि भैया ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है, तो सर ये तो है कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। हार्मोनल फ्लक्चुएशन पोस्टपार्टम, कि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे, एक कट लगाने से आपको कोई भी हार्मोनल डिस्टरबेंस नहीं देखने को मिलेगा, तो ये बात भी गलत है। जिस भी बच्चे का आंसर, जिस भी बच्चे ने कॉन्सेंट्रेशन से ये पढ़ा है, तो उसका आंसर आपको निकल के आ गया है कि प्रोलॉन्ग डिस्पेरियूनिया देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई, समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया? एपिजियोटमी सारी की सारी क्लियर करवा दी मैंने यहाँ पे।
चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? परपीरियल सेप्सिस, परपीरियल सेप्सिस इज द इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट विदिन। देखो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी परपीरियल पीरियड क्या होता है, पोस्टपार्टम पीरियड क्या होता है। ये बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, जिनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जिनके बारे में अधिकतर ओबीसी के अंदर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात हम यहाँ पे करते हैं, परपीरियल पीरियड क्या होता है। देखो परपीरियल पीरियड की बात करता हूं, परपीरियल पीरियड की अगर मैं आपसे बात करता हूं, परपीरियल पीरियड का मतलब होता है, क्या होता है सबसे पहली बात कि भैया ये पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी। यहां पे लिखेंगे आफ्टर डिलीवरी टू 6 वीक्स, कि पीरियड ऑफ आफ्टर डिलीवरी मतलब डिलीवरी से लेके 6 वीक्स तक का समय क्या कहलाता है? परपीरियल पीरियड पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहलाता है कि सर डिलीवरी से लेके बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है उससे लेके और 6 वीक्स तक का पीरियड क्या कहलाता है? परपीरियल पीरियड कहलाता है। परपीरियल पीरियड जो होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहली होती है इमीडिएट परपीरियम, इमीडिएट पीरियड होता है। दूसरी बात करते हैं अर्ली होता है। तीसरी बात करते हैं लेट होता है। लेट या रिमोट हम बोल सकते हैं। रिमोट का बहुत यूज होता है ओबीजी के अंदर, इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीजें लिखवा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इमीडिएट की बात करें तो इमीडिएट क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी, या फिर हम कह सकते हैं कि विद इन 24 आवर्स अगर कोई भी समस्या होती है तो वो इमीडिएट परपीरियम के अंदर आती है। अगर कोई भी समस्या होती है तो विद इन 24 आवर्स क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? इमीडिएट परप्यूरियम कहलाती है। कोई भी अगर कुछ भी होता है तो क्या कहलाते हैं? इमीडिएट परप्यूरियम कहलाती है। अर्ली परप्यूरियम की बात करें तो 24 आवर्स से लेके मतलब एक दिन से लेके 7 डेज तक का समय होता है। यहाँ पे कि 1 वीक तक का जो समय होता है वो अर्ली परप्यूरियम के अंदर आता है। अगर मैं लेट की बात करूं तो 7 to 7 डेज या फिर 7 डेज से 42 डेज, 42 डेज ही होते हैं ना 7 वीक में, 42 डेज ही तो होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि 1 वीक से लेके 6 वीक तक का जो समय होता है वो कैसा होता है? लेट परप्यूरियम का होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई हैं, इन बातों को समझना है, इन बातों को लिखना है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट अपनी इस क्लास के अंदर ना रहे। आगे बात समझ में, घर जाने की आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से यहाँ पे ले लिया है तो। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि बेसिक से ही हमें स्टार्ट करना है। किसी भी चीज के क्वेश्चंस हमें नहीं छोड़ने हैं। अगर किसी भी टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं तो उस टॉपिक को पूरा करवाना है। आगे बात समझ में, मैंने आपको क्या बताया कि लेट परक्यूरियम होता है, इमीडिएट परक्यूरियम होता है, और क्या होता है? अर्ली परक्यूरियम होता है। अर्ली परक्यूरियम 24 आवर्स से 7 डेज का समय होता है, इमीडिएट 24 आवर्स तक का होता है, और लेट परक्यूरियम 1 वीक से लेके 6 वीक तक का समय होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। एक और होता है पोस्टपार्टम पीरियड। दोनों चीजों के इसलिए बता रहा हूं, दोनों चीजों के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो एक होता है पोस्टपार्टम पीरियड। अब देखो पोस्टपार्टम पीरियड का मतलब क्या है, कि इसको भी बोलते हैं कि भैया दैट पीरियड आफ्टर डिलीवरी टू 12 वीक्स, मतलब डिलीवरी के 12 डिलीवरी के बाद से 12 वीक्स तक का पीरियड पोस्टपार्टम पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? पोस्टपार्टम पीरियड कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन को समझना है, कुछ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, क्वेश्चन को देखो। परपीरियल सेप्सिस इन द इन्फेक्शन जेनिटल ट्रैक्ट विद इन। अब इसके अंदर ना ही इमीडिएट दिया गया है, ना ही अर्ली दिया गया है, और ना ही क्या दिया गया है?
ना ही लेट दिया गया है। तो हमें क्या समझना है, पूरा परपीरियल पीरियड की बात कर रहा है कि अगर परपीरियल पीरियड के अंदर 42 दिन या 6 वीक के अंदर कोई भी अगर कांड होता है, कोई भी ब्लीडिंग होती है, कोई भी सेप्सिस होती है, कोई भी कंडीशन ऐसी होती है जो अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कितने वीक्स तक का समय होता है पर पीरियड का, कि भैया यहाँ पे 4 से 6 वीक बताया गया है आफ्टर डिलीवरी, 2 टू 3 डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी 6, ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा कुछ, और मोर देन 10 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, गलत बात है। मोर देन, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट क्या चला जाएगा, कि भैया क्या आंसर जाने वाला है, कि ए आंसर जाने वाला है 6 टू वीक्स आफ्टर डिलीवरी, 6 टू 4 टू 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, मतलब 4 से 6 वीक्स तक का, 6 सप्ताह का समय जो होता है वो परपीरियल पीरियड का कहलाता है। अगर इसके बीच सेप्सिस होता है तो उसको परपीरियल सेप्सिस बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया चले या नहीं चले? चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का आप बहुत तरीके से जवाब देंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर होने वाला है? देखो, द मैटरनल ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग पोस्टमार्टम हेमरेज आर। देखो, पोस्टमार्टम का भी मैंने मतलब बताया आपको। पोस्टमार्टम का मतलब है 12 वीक्स तक का समय, मतलब डिलीवरी के बाद 12 वीक्स तक का समय क्या कहलाता है, पोस्टमार्टम पीरियड कहलाता है। और अगर उसके बीच में कोई हेमरेज की कंडीशन होती है तो उस हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। अगर डिलीवरी के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। आगे बस में उस कंडीशन को कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। तो उस कंडीशन को आप बताएंगे क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, क्या आंसर आपका रहने वाला है। द मैटरनल ऑब्जर्वेशन, की मैटरनल ऑब्जर्वेशन, आपने एक मदर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो फॉलोइंग पोस्टमार्टम हेमरेज आर, कौन कौन से साइंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन नॉट सेट के अंदर भर भर के पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है यहाँ पे। क्योंकि इन क्वेश्चनों से डरना नहीं है, इन क्वेश्चनों से बच्चे डर जाते हैं कि सर अब हम क्या करेंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल चॉइस होती है। अगर आपको एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर पता है कि ये तो बिल्कुल नहीं है, अगर चारों ऑप्शंस में से आपको पता है कि ये बिल्कुल नहीं है, तो बस उसी को छोड़ दो, सारे लिख दो। आगे बात समझ में, आ गई बात समझ में, नहीं आई तो बहुत बढ़िया। जो बच्चे समझदार हैं वो एक ही बार में समझ गए हैं कि क्या गलत होने वाला है। अब देखो, हेमरेज का मतलब है ब्लीडिंग का होना, ठीक है। पोस्टमार्टम के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं, जो डिलीवरी के बाद उसकी ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। अब आपको ये समझना है कि देखो, जब भी ब्लीडिंग होगी तो कौन कौन सी कंडीशंस अराइज होगी। देखो, एस्टिमेट द टोटल ब्लड ऑफ वॉल्यूम, कि आपको ये गिनना है। एस्टिमेट का मतलब होता है आपको गिनना है, आपको अमाउंट देखना है, कि एस्टिमेट टोटल वॉल्यूम ऑफ, क्या कह रहा हूं मैं, कि आपको ये देखना है कि टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड लॉस, की आपको ये देखना जरूरी है कि कितना ब्लड लॉस हो गया है। कि सर बिल्कुल देखेंगे। आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? आपको देखना तो पड़ेगा कि 500 एमएल हुआ है या 1000 एमएल हुआ है, तभी तो आप हेमरेज की कंडीशन को क्या कर पाओगे, कंसीडर कर पाओगे। कर पाओगे या नहीं? कि सर बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि इसका कारण होता है, देखो, अगर मैं आपसे ब्लड लॉस की बात करता हूं, देखो जनरल कंडीशन की बात आपको बता रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन की आपको बता रहा हूं। अगर किसी पेशेंट की वजाइनल डिलीवरी हुई है तो वजाइनल डिलीवरी के अंदर कितना ब्लड लॉस होता है, कि सर 500 एमएल होता है। और अगर किसी की इंसीजनल डिलीवरी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कट लगा के इंसीजन हुआ है या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेशन से हुआ है बच्चा बच्ची, तो वहां पे कट लगाया जाता है, तो इंसीजनल डिलीवरी हुई है। अगर इंसीजनल हुई है तो वहां पे 1000 एमएल तक क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। तो ये तो नॉर्मल है, तो ये तो क्या है, नॉर्मल है। अब आप इसका पता नहीं लगाओगे कितना एमएल चला गया है, तो आप नॉर्मल और अबनॉर्मल में कैसे पता लगाओगे? नहीं लगा पाओगे ना। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपको क्या करना है, उसका वॉल्यूम देखना है, कितना ब्लड लॉस हुआ है। रिकॉर्ड द पल्स टेम्परेचर इन एवरी 15 मिनट, क्यों करना है?
फटाफट से आंसर करेंगे। देखो बहुत ज्यादा इसके अंदर गणित नहीं है, समझ लो किसी बात को समझो कि रिकॉर्ड पल्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्यों कह रहा है, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने क्यों कह रहा है। देखो जब भी ब्लड लॉस होता है ना बॉडी के अंदर, जब भी ब्लड लॉस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म चालू होती है। ब्लड लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, बीपी कैसा हो जाएगा भाई, ब्लड लॉस होगा तो बीपी कैसा हो जाएगा कि सर लो बीपी देखने को मिलेगा। और जब लो बीपी होता है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म चालू हो जाती है, हमारा जो हार्ट रेट है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब आपको टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। टैकीकार्डिया देखने को मिलता है तो आपको हर 15 मिनट के अंदर देखना है कि पल्स कैसी आ रही है पेशेंट की। अगर पल्स बढ़ती जा रही है, सपोज दैट टैकीकार्डिया पहले तो कितना था कि सर 101 था, अभी टैकीकार्डिया 1010 हो गया, मतलब ब्लड लॉस होता ही चला जा रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसीलिए हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें पल्स को रिकॉर्ड करना है। आगे बात समझ में। तीसरा काम कह रहा है कि मॉनिटर द सेंट्रल वीनस प्रेशर, कि सीवीपी लाइन का प्रेशर आपको देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, अगर ये कह रहा है कि मॉनिटर द सेंट्रल वीनस प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होता है भैया, सेंट्रल वीनस प्रेशर की बात कर रहा है, मतलब सीवीपी की बात कर रहा है। सीवीपी कहाँ का प्रेशर होता है, हमारे ब्रेन का प्रेशर होता है, ब्रेन की कंपार्टमेंट का प्रेशर होता है, जो कि कौन लगाता है, सीएसएफ के द्वारा लगता है, जो कि कौन लगाता है, सीएसएफ के द्वारा लगता है। सीवीपी प्रेशर कौन लगाता है, बताएंगे फटाफट से। तो सीवीपी प्रेशर को आपको क्या करना है, सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है, वो ब्रेन का प्रेशर नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना, गलत नहीं जाना है, गलत नहीं जाना है, वो सीएसएफ प्रेशर होता है। यहाँ पे कौन सा है, सीवीपी प्रेशर होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सीवीपी प्रेशर को आपको क्या करना है, मेजर करना है। चक्कर खा गए ना एक ही बार में, चलिए। और एडमिनिस्टर्ड द एडमिनिस्टर्ड द आईवी फ्लूइड विदाउट इंटरप्शन टू, टू अलग है, कॉम्बैक्ट अलग है, ठीक है, टू कॉम्बैक्ट द फ्लूइड लॉस। इस क्वेश्चन इस ऑप्शन का मतलब समझा, ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेट करना है आपको फ्लूइड, ये नहीं देखना है कि कितना लॉस हुआ है। क्या आप ऐसे कर सकते हो, आपको ये पता नहीं है कि हमारा ब्लड लॉस 500 ml हुआ है या 1000 ml हुआ है और आप उसमें 2000 ml फ्लूइड दे दिया, क्या ऐसा कर सकते हो, क्या ऐसा करना सही है, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ उतना ही फ्लूइड देना है जितना लॉस हुआ है, आपको उतना ही फ्लूइड देना है जितना लॉस हुआ है। अगर सपोज दैट 1000 ml तक क्या हो गया है, लॉस हो चुका है, तो आपको 1000 ml ही क्या देना है, फ्लूइड देना है। क्यों देना है, क्यों देना है, क्योंकि उसका जो बॉडी का रिदम है, बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर रहे। अगर आपने 2000 ml दे दिया और लॉस हुआ है 1000 ml, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ने लगेगा, कार्डियक वर्कलोड बढ़ जाएगा, कार्डियक ओवरलोड बढ़ जाएगा। उसके कंडीशन में आपको बहुत सारी कंडीशन अराइज देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, सोच समझ के ही आपको क्या करना है, वहां पे फ्लूइड देना है। चलिए, तो तीनों ऑप्शंस में तीनों ऑप्शन सही है, लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इस कंडीशन में आपको देखना है ए बी सी आंसर इज द करेक्ट। बी सी डी नहीं होगा क्योंकि डी आ रहा है, तो डी वैसे ही गलत हो गया, डी जिसमें भी आ गया वो गलत हो जाएगा। तो आपका ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चनों को समझने वाला होना चाहिए, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो। क्या मेरी बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की आंसर देंगे फटाफट से, क्या आंसर रहने वाला है। क्या आंसर रहेगा, फटाफट से आंसर करेंगे। The term used describe the discharge from the uterus during the perpedium and has the alkaline reaction। क्वेश्चन पूछा गया है, एल्केलाइन रिएक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है, एल्केलाइन रिएक्शन का है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आंसर रहने वाला है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, 100% पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ।
क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, द टर्म यूज, डिस्क्राइब, कौन सी टर्म को यूज करना है, डिस्क्राइब डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग द परपेरियम। परपेरियम का मतलब आपको पता है डिलीवरी के बाद का 6 वीक तक का समय जो होता है उसको बोलते हैं परपेरियम पीरियड। आप सभी को पता है, ये बात आप सभी को पता है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, परपेरियम एंड हैज एन एल्केलाइन रिएक्शन, हैज एन एल्केलाइन रिएक्शन है। एल्केलाइन रिएक्शन का मतलब क्या है भैया, एल्केलाइन रिएक्शन का मतलब क्या है कि भैया एल्केलाइन उसका क्या है, नेचर है। दो तरह के नेचर होते हैं, एक एसिडिक नेचर होता है और एक होता है एल्केलाइन होता है। एक कैसा होता है, एल्केलाइन होता है, और एक कैसा होता है, एक कैसा होता है, एसिडिक होता है। दो तरह के क्या होते हैं, नेचर होते हैं किसी भी फ्लूइड के। आई बात समझ में। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात हमने क्या करी है कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, परविरल डिस्चार्ज होता है, लूकिया होता है, या इम्यूनिटिक सीक्रेशंस होते हैं। क्वेश्चन ब्रेन का है समझना। अब मैं आपको समझाता हूं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, परपीरियल पीरियड हमने क्या बताया कि आफ्टर डिलीवरी, कि डिलीवरी के बाद का समय जो होता है परपीरियल पीरियड होता है। तो वजाइनल डिस्चार्ज की बात करें तो वजाइनल डिस्चार्ज तो एसिडिक होता है, और यहाँ पे क्या बताया गया है कि सर एल्केलाइन बताया गया, यहाँ पे एल्केलाइन बताया गया है जबकि हमारा वजाइनल डिस्चार्ज एसिडिक है, तो ये आंसर गलत है, ठीक है। परपीरियल डिस्चार्ज की बात करें, परपीरियल डिस्चार्ज नाम का कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। एक बात करें हम एमनियोटिक सीक्रेशंस की बात करें, एमनियोटिक सीक्रेशंस तो भैया डिलीवरी के पहले होता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है डिलीवरी के पहले होता है, डिलीवरी में सारा निकल चुका होता है, तो डिलीवरी के बाद क्यों आएगा, तो ये बात भी गलत है। भाई परपीरियल पीरियड डिलीवरी की बात कर रहे हैं, डिलीवरी का पहला, डिलीवरी के पहले की बात बता रहा है ये, तो एमनियोटिक सीक्रेशन तो डिलीवरी के पहले की बात बता रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बचा कौन सा है, लोकिया, जबकि बचा कौन सा है बच्चों, लोकिया। लोकिया कैसा होता है, परपीरियल पीरियड में निकलता है, और एल्केलाइन इन नेचर होता है। कैसा होता है, एल्केलाइन इन नेचर होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को। देखो क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं बताई गई है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना था कि वजाइनल डिस्चार्ज तो एसिडिक होता है, परपीरियल डिस्चार्ज हमने कोई पढ़ा ही नहीं है ऐसा क्या होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं परपीरियल डिस्चार्ज भी लोकिया कह सकते हैं, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड तो पहले होता है, बाद में थोड़ी होता है, ठीक है। लोकिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकिया के बारे में आपको समझना पड़ेगा। लोकिया एक हम कह सकते हैं कि अगर लोकिया के बारे में मैं आपको बताता हूं, चलो और क्वेश्चन को जानते हैं इससे पहले, और क्वेश्चंस के बारे में डील करते हैं लोकिया को समझने से पहले। Which of the following lokia finding is expected during the first 24 hours post delivery? कि डिलीवरी के बाद जो आपको देखने को मिलेगा लोकिया, उसको क्या कहेंगे, कैसा कलर आपको देखने को मिलेगा। ये कह रहा है कि which of the following लोकिया फाइंडिंग्स, कि कौन सी लोकिया की फाइंडिंग्स होंगी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट डिलीवरी। क्या आंसर होने वाला है, क्या आपका आंसर यहां पे रहने वाला है, क्या आंसर रहने वाला है, एब्सेंस ऑफ लोकिया, एक ग्रीनिश डिस्चार्ज विद फॉल ऑर्डर, ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा, या ब्राइट रेड कलर का होगा, या लार्ज क्लॉट्स विद लोकिया, क्या आपका रहने वाला है। देखो मैं आपको समझा देता हूं इसके बारे में, कंफ्यूजन रहेगा नहीं आपके अंदर। लोकिया की बात करते हैं भैया, लोकिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकिया के बारे में समझना। लोकिया क्या है, एक डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं कितने दिन तक निकलता है, तो ये निकलता है 14 दिन तक, 14 डेज तक, मैक्सिमम इसके 21 दिन होते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकलता, ठीक है। मैक्सिमम 21 डेज होते हैं, टाइम पीरियड कितना होता है, 14 दिन का होता है। इसके टाइप्स होते हैं तीन, टाइप्स कितने होते हैं, तीन होते हैं। एक होता है लोकिया रुब्रा होता है, लोकिया सिरोसा होता है, और लोकिया
एल्बा होता है, ठीक है। लोकिया सिरोसा रुब्रा की बात करते हैं तो लोकिया रुब्रा रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है? ड्यू टू आरबीसी। कैसा होता है? रेड कलर का होता है, लेकिन कैसा होता है? ड्यू टू आरबीसी की वजह से रेड कलर का होता है। रेड कलर का कोई पूछ ले क्यों होता है, तो आपको बताना है आरबीसी की वजह से होता है। कितने दिन तक होता है? कि 1 से 4 दिन तक का समय जो होता है वो लोकिया रुब्रा के लिए होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात कौन सी है? लोकिया सिरोसा की बात करते हैं। लोकिया सिरोसा कैसा होता है? व्हाइट कलर का, सॉरी येलो कलर का, येलो कलर का होता है। येलो कलर का क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, इसीलिए येलो कलर का होता है। कितने दिन का होता है? कि सर 5 से 9 दिन तक निकलता है। ऐसा येलो डिस्चार्ज आपको 5 से 9 दिन तक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं, लोकिया एल्वा की बात कर लेता हूं। लोकिया एल्वा कैसा कलर का होता है? कि सर व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन्स निकलती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ना डब्ल्यूबीसीज होती है ना आरबीसीज होती है, ठीक है। ये व्हाइट कलर का होता है। अब व्हाइट कलर का क्यों? इसके अंदर क्या चीज देखी जाती है? ये सर ये देखा जाता है 10 से 14 दिन तक का देखा जाता है। 10 से 14 दिन तक देखा जाता है। आगे बात में ये तीनों बातें आपको समझनी है। अगर मैं आपसे इसकी मैक्सिमम अमाउंट की बात करता हूं, तो मैक्सिमम जो अमाउंट होता है 350 से 400 ml तक का होता है। इससे ज्यादा निकलता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है? इन्वॉल्यूशन की जो स्टेज है वो नहीं हुई है। इन्वॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया कि यूट्रस जो है अपनी नॉर्मल अवस्था में नहीं आया है, ठीक है। और इसका जो, अगर मैं आपसे बात करूं कि फर्स्ट वीक के अंदर कितना डिस्चार्ज निकलता आता है, कि 250 ml तक निकल जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो लोकिया के बारे में आपको पता लग गया। लोकिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता दिया। लोकिया यहाँ पे खत्म हो जाता है, इससे बाहर लोकिया से क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? कि द विच ऑफ द फॉलोइंग लोकिया फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स। पहले 24 आवर्स के अंदर क्या आपको लोकिया की क्या कंडीशन देखने को मिलती है? कैसे कलर का लोकिया होता है? मैंने आपको बताया कि 1 से 4 दिन तक कैसा होता है? 1 से 4 दिन तक का कैसा होता है? रेड कलर का होता है। तो रेड कलर का होता है तो कहाँ देखने को मिलेगा? एब्सेंस ऑफ लोकिया नहीं, ग्रीनिश डिस्चार्ज नहीं होता है, राइट ब्रेड कलर का होता है, राइट ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलता है, क्लॉट्स व्लॉट्स नहीं आते हैं। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? ब्राइट रेड कलर का लोकिया आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 से 7 दिन के अंदर कौन सा देखने को मिलता है, तो येलो कलर का देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? चलिए, और ये क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है कि एल्केलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है? एल्केलाइन नेचर का होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एवरेज अमाउंट ऑफ लोकिया डिस्चार्ज फॉर 5 to 6 days आफ्टर डिलीवरी एस्टिमेटेड टू बी। देखो मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम जो इसका अमाउंट होता है वो कितना होता है? 350 से 400 ml होता है। और फर्स्ट 1 वीक के अंदर कितना होता है? फर्स्ट 1 वीक के अंदर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कितना होता है? कि सर 250 ml बताया आपने अभी, तो बताया नहीं बताया? जिस भी बच्चे ने कंसंट्रेशन से इस लेक्चर को लिया है वो 100% इसके काबिल है, इस क्वेश्चन के काबिल है। आगे बात समझ में? तो 250 ml कितना होता है? 250 ml कितना होता है फर्स्ट फ्यू वीक के अंदर? चाहे 5 से 6 दिन पूछे या 1 वीक पूछे, 4 से 5 दिन पूछे, आपको आंसर 250 ml ही लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम जो अमाउंट है वो फर्स्ट वीक में निकल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी आपको बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? तो ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी इज कंसीडर्ड एज पोस्टपार्टम हेमरेज। ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, कि आपको ब्लीडिंग देखने को मिली है 24 आवर्स के बाद, आफ्टर 24 आवर्स डिलीवरी टू बी कंसीडर्ड पोस्टपार्टम हेमरेज। कितनी ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी कि आप उसको क्या करोगे? कंसीडर्ड करोगे कि ये पोस्टपार्टम हेमरेज है। मैंने आपको शुरुआती लेक्चर्स में बताया था
कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड लॉस होता है, नॉर्मली ब्लड लॉस जो होता है, अगर वेजाइनल डिलीवरी की बात करते हैं तो कितना होता है? कितना होता है कि सर 500 ml होता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इंसिजन लगा के इंसिजनल डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि सर 1000 ml होता है। कितना होता है? 1000 ml होता है। अगर मैंने आपसे बताया कि ये तो क्या है कि सर ये दोनों कंडीशंस तो नॉर्मल हैं, अगर इनसे ज्यादा होता है, अगर इनसे ज्यादा होता है तो कंडीशन हेमरेज की कहलाती है। अगर 1000 से ज्यादा होगा तो कंडीशन हेमरेज की कहलाएगी। कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? सर बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर बता देंगे हम। क्या आंसर इसका बताने वाले हो कि आपने देखो क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार का डिलीवरी का नाम नहीं लिया है कि वजाइनल डिलीवरी है या फिर इंसिजनल डिलीवरी है, तो आपको हमेशा कंसीडर करना है वजाइनल डिलीवरी। अगर ऐसा कोई भी नहीं दिया गया है तो आपको कंसीडर करना है ये सर वजाइनल डिलीवरी ही होने वाली है। तो जब भी मैंने आपको बताया कि मोर देन 500 ml से ज्यादा होगा तो वजाइनल डिलीवरी के अंदर कंसीडर करेंगे और उसी को हेमरेज बोले। आगे बात समझ में। तो when the blood loss is more than 5000 ml 500 ml सॉरी 500 ml से ज्यादा होगा तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन देखने को मिलेगी। ब्लड लॉस इतना ज्यादा, देखो ये ज्यादा है, ये तो ज्यादा है, ये कम का आंसर कोई नहीं हो सकता। आगे मेरी बात समझ में, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर ये आंसर जाता। ठीक है, तो अभी ऑप्शन में है तो यही आंसर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? और हाँ, एक चीज और बताएंगे मुझे कि ये लेट परफ्यूरियम है या अर्ली परफ्यूरियम या इमीडिएट परफ्यूरियम है, या फिर हम कह सकते हैं इमीडिएट। देखो, पोस्टमार्टम की भी 3 स्टेज होती हैं। इमीडिएट पोस्टमार्टम होता है, इमीडिएट पोस्टमार्टम होता है। इमीडिएट पोस्टमार्टम का मतलब होता है डिलीवरी के मतलब कि विद इन 24 आवर्स अगर ब्लीडिंग होती है तो इमीडिएट पोस्टमार्टम के अंदर आती है। अगर ये ब्लीडिंग अर्ली अर्ली पोस्टमार्टम की बात करते हैं। अर्ली पोस्टमार्टम का मतलब क्या है कि अगर डिलीवरी, अगर सपोज दैट डिलीवरी क्या हो गई है 24 आवर्स से, मतलब कि 24 आवर्स के बाद अगर क्या होती है, 24 आवर्स के अगर बाद होती है क्या ब्लीडिंग, अगर 24 आवर्स के बाद होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्ली पोस्टमार्टम, अर्ली पोस्टमार्टम कहते हैं। और अगर लेट की बात करूं कि लेट पोस्टमार्टम या रिमोट की बात करें तो क्या कहेंगे, उसको बताएंगे फटाफट से कि मैंने आपको बताया कि सर इसको अगर हमने लेट कहा है तो इसका क्या आंसर होने वाला है कि सर 7 डेज के बाद जो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी आपको, उसको क्या कहेंगे हम? लेट पोस्टमार्टम। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया है, नहीं लगा है? फटाफट से आंसर करेंगे इस चीज का। इन क्वेश्चन का मतलब आपको पता लगा है, नहीं लगा? क्या आंसर रहने वाला है? ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये कौन सा पोस्टमार्टम हुआ? देखो ये कौन सा पोस्टमार्टम हुआ आफ्टर 24 आवर्स, तो हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? अर्ली पोस्टमार्टम। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अर्ली है या लेट है या रिमोट है या फिर क्या इमीडिएट है। तो ये क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है इस चीज के में आप। चलिए अब आंसर करेंगे दूसरे क्वेश्चन का। विच ऑफ द, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन का आंसर करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड अलर्ट द नर्स टू टू इनिशिएट नर्सिंग एक्शन टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस। कि कॉम्प्लिकेशन कौन सा एक्शन वो अलर्ट होगी कि पोस्टमार्टम में पेशेंट जा रहा है, पोस्टमार्टम की कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए वो कैन से ऐसे फीचर से अलर्ट होगी कि उसको तुरंत पता लगाना है। बताएंगे फटाफट से क्या आंसर रहने वाला है? क्या आंसर रहने वाला है?
देखो, अगर एटॉनिक अगर मैं आपसे बात करूं, उनकी कॉजेस की बात करता हूं कि ये अर्ली जो प्रिपोरियम होता है ना, वो एटॉनिक यूट्रस की वजह से होता है। एटॉनिक यूट्रस का मतलब क्या है? एटॉनिक यूट्रस का मतलब क्या है कि उसके अंदर टॉन जो है वो खत्म हो चुकी है, वो अपनी वापस उसी अवस्था में नहीं आ सकता, इसीलिए ब्लीडिंग होती है। ठीक है। अगर मैं लेट की बात करूं तो लेट की किसकी वजह से होता है? प्लेसेंटल फ्रेगमेंट कोई उसके अंदर रह गया है, तो रिटेन्ड हम कह सकते हैं, रिटेन्ड प्लेसेंटा। ठीक है, ये तीनों बातें आपको, दोनों बातें समझनी पड़ेगी। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि अर्ली जो पोस्टमार्टम होता है वो विद इन ये 24 आवर्स तक हो सकता है। 7 डेज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, 7 डेज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे परपीरियम वाला पीरियड जो है वो कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, जबकि मैंने आपको समझाने के तौर पे बताया है। जबकि यहाँ पे होगा वो क्या होगा कि विद इन 24 आवर्स या ड्यूरिंग 24 आवर्स। ठीक है, अर्ली पोस्टमार्टम होता है। और लेट जो होता है वो कैसा होता है? आफ्टर 24 आवर्स। अगर इसके बाद कोई ब्लीडिंग होती है तो वो रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट की वजह से होगी। इन दोनों बातों का और इन दोनों क्वेश्चंस का आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग अलर्ट द इनिशिएट नर्सिंग एक्शन, कौन सा नर्सिंग एक्शन लेगी प्रिवेंट द पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन, कि उसको पोस्टमार्टम को कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सके पहले ही? क्या ऑरल टेम्परेचर इतना आएगा तो करेगी? ऑरल टेम्परेचर का कोई सीन नहीं होता है आजकल। देखो, टेम्परेचर का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, इतना ज्यादा सीन नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो इन्फेक्शन को दिखाता है, तो इसका भी रोल नहीं है। बीपी की बात करते हैं कि बीपी क्या है कि 90/52 आवर्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के बाद उसका बीपी कम हुआ है, डिलीवरी के बाद उसका ब्लड प्रेशर कम हुआ है, तो इस कंडीशन को अराइज करते हैं कि ये क्या कर सकती है कि ब्लड लॉस हुआ है। ब्लड लॉस होता है तो मैंने आपको बताया कि लो बीपी आपको देखने को मिलेगा, और पल्स कैसी देखने को मिलेगी? ठीक, इंक्रीज देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन जो है वो गड़बड़ है, ये कंडीशन अबनॉर्मल है, तो इस पे ध्यान देना है। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। यूरिनरी आउटपुट इज 60 ml पर आवर, बहुत बढ़िया, यूरिन आउटपुट तो अच्छा आ रहा है। 60 ml पर आवर आता है तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर यही यूरिन आउटपुट कैसा आता, लेस देन 30 ml पर आवर, अगर ये 30 ml पर आवर से लेस देन कम आता है तो हमें इन्फॉर्म करना है तुरंत डॉक्टर को, और तुरंत कंसीडर करना है इस बात को, इस बात पे इम्प्लीमेंट करना है, इस बात को ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 60 ml पर आ रहा है तो नॉर्मल बात है। अमाउंट ऑफ लोकिया इज 6 इंचेस, अमाउंट ऑफ ब्लोकेज 6 इंचेस और लेस देन पेरिनियल पैड, ये भी कोई गलत बात है। यहाँ पे अमाउंट पेरिनियल पैड 6 इंचेस जो पैड है वो इतना ज्यादा प्रेफर यहाँ पे नहीं करता है। मेन जो थीम बात कर रही है वो बीपी की बात कर रही है कि ब्लड प्रेशर आपका लो जा रहा है, डिलीवरी के 2 घंटे के बाद ही आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो जा रहा है, मतलब ये कंसिडरेबल बात है। और जब भी ब्लड लॉस होगा, आपको पता है कि जब ब्लड लॉस हो रहा है तो इसका मतलब बीपी कैसा आएगा? लो बीपी आएगा। और लो बीपी होगा तो क्यों होगा? क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है। आगे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को ज्यादा झंझोरो मत, क्वेश्चन के अंदर उतना ही समझो जितना आपको आता है, उतनी ही समझने की कोशिश करोगे। डीप जाओगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि परपीरियल वुमेन इज मोर ससेप्टिबल टू वीनस थ्रोम्बोसिस ड्यू टू, परपीरियल जो वुमेन्स होती हैं मोर ससेप्टिबल होती है वीनस थ्रोम्बोसिस, कि वीनस थ्रोम्बोसिस के मोर ससेप्टिबल है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? फटाफट से आंसर करेंगे क्यों होता है ऐसा। क्या आंसर जाने वाला है? देखो, सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूं, परपीरियल वुमेन का मतलब है डिलीवरी के बाद की वुमेन की बात कर रहा है। अब डिलीवरी के बाद की वुमेन क्या होती है? बेड रिडन होती है, क्योंकि टांके लगे हुए हैं, एपिजोटमी हुई है, इंसिजन लगा हुआ है। ठीक है, तो वो ज्यादा हल चल नहीं सकती है, वो ज्यादा हल चल नहीं सकती है, इसीलिए क्या होता है? वीनस थ्रोम्बोसिस। और वीनस थ्रोम्बोसिस किन किन के अंदर बनता है? जो पड़े रहते हैं, जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं। बेड रिडन पेशेंट्स के अंदर हम डीवीडी कब लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? मुझे एक बात बताइए, आपने अगर ये पढ़ा होगा
अगर आपने डीबीटी का पढ़ा होगा, डीबीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्यों लगाते हैं, डीबीटी कफ क्यों लगाते हैं, डीबीटी मशीन का क्यों यूज करते हैं कि थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट कर सके। वीनस में जो थ्रोम्बोसिस बनता है वो किन पेशेंट के अंदर बनता है, जो बेड रिडन होते हैं। और बेड रिडन पेशेंट के अंदर क्या लगाते हैं, डीबीटी पंप लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ताकि उनके अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस के डीप वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस ना बने। आगे बात समझ में। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी साबित होता है कि आपको मोर ससेप्टिबल क्यों होती है, क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि जो परप्यूरियल वुमेन होती है वो मोर ससेप्टिबल मतलब कि मोर प्रॉन होती है किसके लिए, हाई रिस्क में होती है वीनस थ्रोम्बोसिस बनने। क्यों? क्योंकि वो बेड रिडन होती है, क्योंकि वो बेड रिडन होती है, एम्बुलेट नहीं कर पाती अपने आप को, घूम फिर नहीं सकती हैं। और जो घूम फिर सकते हैं, क्या आप लोग जैसे हम हैं, अपन लोग हैं, अपन घूम फिर सकते हैं, क्या अपन को डीबीटी पंप लगाना जरूरी है कि सर नहीं। जो पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, जो चल नहीं सकता है, बेड से उतर नहीं सकता है, उनके अंदर थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए उनके अंदर डीबीटी पंप लगाया जाता है। और क्यों लगाया था, क्योंकि उनके अंदर थ्रोम्बोसिस ना बने। तो थ्रोम्बोसिस ना बने उसका कारण क्या पूछा गया है, वही चीज के बारे में पूछा गया है कि उसको प्रिवेंट कैसे करना है। इंक्रीज द बेरोसिटी ऑफ द ब्लड एंड डिहाइड्रेशन ड्यू टू डिहाइड्रेशन, इसका कोई रोल नहीं है। डिक्रीज द बेरोसिटी, इसका कोई रोल नहीं है। स्टेटिस ऑफ ब्लड इन द वेन ड्यू टू द लेट एम्बुलेशन, कि लेट एम्बुलेशन मतलब बहुत समय से चल नहीं पाना, चल फिर नहीं पाना, एक्टिविटीज नहीं करना, उसकी वजह से क्या होता है, स्टेटिस का मतलब रुक जाना, ब्लड इन द वेन, वेन के अंदर ही ब्लड रुक जाता है। वेन के अंदर ब्लड रुक जाता है क्योंकि बहुत दिनों से, ड्यू टू लेट एम्बुलेशन मतलब कि बहुत दिनों के बाद चले फिरे हैं इसीलिए। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। उस कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस बन सकता है वेन्स के अंदर, इसीलिए हम क्या कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इंक्रीज इंटिक, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो सी आंसर जिसका भी है, जिस बच्चे का सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई मेरे प्यारे लाल लालियों, यहाँ तक की क्लास के अंदर किसी को कोई डाउट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें।